हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है। आपके ऑप्शन है धारा मापी मतलब अमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर या फिर जनित्र। जनित्र का मतलब क्या होता है? जनित्र मतलब होता है जनरेटर, है ना। जनरेटर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जनरेटर। अब देखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। देखो क्या होता है, जब हम किसी एक चीज में धारा प्रवाहित करते हैं, ये रहा, हमने यहाँ पर एक धारा प्रवाहित की तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस क्षेत्र के वजह से अगर पास में आपके कोई कंडक्टर रखा हुआ है जो कि इस विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इस कंडक्टर में भी एक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, एक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और एक साथ में ईएमएफ मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं कि ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रभाव है, क्योंकि आपने जब एक तार में धारा प्रवाहित की, इसके चारों तरफ चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो उसके पास में रखे उसी चुम्बकीय क्षेत्र के अंदर दूसरे कंडक्टर में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है ना। इसे हम बोल देते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब देखो ये धारा कब प्रवाहित होगी, यदि परिपथ बंद है। यदि परिपथ बंद है तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अब जो जनित्र होता है वो ठीक है प्रेरणा पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रेरण भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्शन इंडक्शन और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की, सेल्फ इंडक्शन मतलब कि स्वप्रेरण। ठीक है, और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरणा, अन्योन्य प्रेरण। अब देखो सेल्फ इंडक्शन मतलब स्वयं कुंडली में ही विद्युत धारा प्रवाहित हो, और जो होती है दूसरी म्यूचुअल इंडक्शन मतलब कि दूसरे में, दूसरी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाना। तो जो जनित्र होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है, प्रेरण पर तो वर्क करता है, पर कौन से प्रेरण पर? अन्योन्य प्रेरण पर, ना कि स्वप्रेरण पर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फेराडे के नियम के अनुसार, लेंज के, ओम के या फिर फ्लेमिंग के नियम के अनुसार। सही आंसर क्या है? फेराडे के नियम के अनुसार। देखो क्या होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि जब हम किसी कंडक्टर को किसी विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो कंडक्टर में भी एक धारा उत्पन्न हो जाती है ना। अब ये धारा उत्पन्न हुई है तो यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये क्या करेगा, ये जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर, इसे क्या कर देता है, मूव करने लगता है। इससे कॉइल घूमने लगती है, मतलब कि मोटर घूमने लगती है। समझ रहे हो, ये होता है मेन। तो इस वजह से मोटर घूमती है और इसे ही हम बोल देते हैं फेराडे का नियम। अगला आपसे पूछा है ट्रांसफार्मर क्या है। डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है इस क्वेश्चन में कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो कभी भी डीसी पर वर्क नहीं करता, वो हमेशा वर्क करेगा एसी पर। अब एसी पर कैसा वर्क करेगा ट्रांसफार्मर, क्या करता है, ये वोल्टेज होता है, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो हम इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं उच्चावच ट्रांसफार्मर। और अगर घटा रहा है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, निम्न ट्रांसफार्मर, निम्न वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये बोल देते हैं। तो मेनली क्या होता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में होता है, ऑप्शन बी। ओके, अगला, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक होता है? ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण या फिर कोणीय संवेग संरक्षण। तो देखो लेंज का नियम क्या डिपेंड करता है, लेंज का नियम शो करता है ऊर्जा संरक्षण। अब देखो लेंज का नियम होता क्या है। देखो लेंज ने एक नियम दिया था जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि जो प्रेरण के बाद, प्रेरण के बाद जो धारा होगी,
धारा, इस धारा को हम क्या बोलेंगे? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा ये हमेशा उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है ना? प्रेरण के बाद प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है। उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। स्वयं उत्पन्न हुई है ना? ये था लेंज का नियम। अब देखो जो हमारे पास में विद्युत होती है, इसमें मेनली आपको चार नियम पढ़ने होते हैं। ठीक है? एक तो आपने देख लिया फेराडे का नियम, जो मैंने आपको बताया था। फेराडे, है ना? फेराडे लॉ एक होता है। दूसरा होता है एम्पियर। एम्पियर लॉ होता है। ठीक है? तीसरा कौन सा है? लेंज नियम। लेंज लॉ होता है। और फोर्थ नंबर पर आपको करना है कौन सा? लॉरेंज लॉ। मतलब लेंज और लॉरेंज अलग अलग होते हैं। ये मेन चार नियम होते हैं जिनको कि आपको स्टडी करनी है, और ये मैं आपको आगे क्वेश्चन के माध्यम से बता भी दूंगा। अगला आपसे पूछा है परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन। हम सभी जानते हैं कि नाभिक की यहाँ पर बात हो रही है। अगर परमाणु की बात हो तो परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। लेकिन अगर नाभिक की बात होती है तो नाभिक में एक बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। देखो ये एक गलतफहमी है लोगों में कि नाभिक में केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नाभिक में और भी कण होते हैं, जैसे कि मेसॉन होता है, पाई मेसॉन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसके अलावा अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि परमाणु में 30 से ज्यादा मौलिक कणों की खोज कर ली गई है। लेकिन हम मेनली पढ़ते हैं तीन कणों को, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है? बाकी सभी बहुत कम मात्रा में, और उनका रोल बहुत नगण्य होता है। लेकिन उनका रोल होता है, जिस वजह से क्रियाएं होती हैं, जिस वजह से हमारे पदार्थ बनते हैं, उन सभी में उन सभी कणों का रोल होता है। परंतु हम उन्हें पढ़ते नहीं है क्योंकि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल हमारी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, या फिर न्यूटन ने? सही आंसर क्या है? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। रदरफोर्ड ने किस चीज की खोज की थी? रदरफोर्ड ने खोज की थी नाभिक की। ओके, याद रखना है आपको, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। थॉमसन ने किस चीज की खोज की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की। और न्यूटन तो आप जानते हो, न्यूटन की गति विषयक नियम के लिए जाने जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए जाने जाते हैं। अगला, परमाणु क्रमांक कहते हैं, किसे कहते हैं परमाणु क्रम? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को कहते हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं, या फिर नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को कहते हैं। न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के योग को कहते हैं। ये इन्होंने पूछा है। तो देखो जो परमाणु क्रमांक की जब भी बात होती है तो सिर्फ आता है प्रोटॉन से, प्रोटॉन आता है ना, एटॉमिक नंबर। और एक होता है एटॉमिक मास। तो देखो एटॉमिक नंबर मतलब सिर्फ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास का, मास की जब भी हम बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही आते हैं। अब देखो अक्सर ऐसा होता है कि जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन ही होते हैं। ठीक है ना? लेकिन हम न्यूट्रॉन को क्यों नहीं मानते हैं परमाणु क्रमांक? क्योंकि जो समस्थानिक होते हैं उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बदल जाती है। जो समबारिक होते हैं उनमें भी न्यूट्रॉन की कई बार संख्या बदल जाती है। समझ रहे हो? इसलिए हम न्यूट्रॉन को नहीं मानते हैं परमाणु क्रमांक, जबकि मैक्सिमम तत्वों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। परंतु हम उसे नहीं मानते। जैसे कि अगर हम बात करें 1H1, 1H2 और 1H3 की, तो यहाँ पर अगर आप देखो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अगर आप नंबर्स देखते हो तो यहाँ पर 1 1, लेकिन न्यूट्रॉन 0 है। यहाँ पर प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, पर न्यूट्रॉन भी एक हो जाता है। ठीक है? इसके बाद जब आप और आगे आओगे तो यहाँ पर प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, पर यहाँ पर न्यूट्रॉन दो हो गए। इस वजह से हम न्यूट्रॉन को कभी भी परमाणु क्रमांक के तौर पर नहीं मानते। अगला, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी? देखो क्या होता है, अगर हम किसी तत्व को ए, एक्स,
जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा जेड होता है, ये होता है एटॉमिक मास, ठीक है। और जो ए होता है उसे हम बोल देते हैं नंबर, ठीक है। और नंबर क्या होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या। और जो एटॉमिक मास होता है वो कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दो प्रोटॉन हैं और दो न्यूट्रॉन हैं, तो आपको द्रव्यमान संख्या बनाती बतानी है, मतलब 2 + 2 = 4 हो जाएगी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी। अगला, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिट्रॉन होता क्या है, ठीक है। देखो इससे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, ठीक है, इसे हम पॉजिट्रॉन बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण हम इसे बोलते क्यों हैं? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान और जो आवेश होता है, दोनों ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है ना, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण बोल देते हैं। परंतु आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का विपरीत, ठीक है ना। मतलब कि ये होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। बराबर का मतलब ये है कि 9.1 इंटू 10⁻³ और 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन ये होता है प्लस में, समझ गए? ये है रीजन, इस वजह से हम इसे प्रतिकरण बोल देते हैं। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। बस इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, चैडविक ने किस चीज की थी? न्यूट्रॉन की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी, मतलब नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? न्यूक्लियस मतलब नाभिक, है ना। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, हाइड्रोजन की पूछे, हाइड्रोजन का अगर आप 1H1 मानते हैं, देखो जब हम साधारण केस की बात करते हैं तो हम हमेशा किसी भी समस्थानिक में जो उसका मेन समस्थानिक होता है हम उसे मानते हैं। जैसे अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे तो हम फास्फोरस 15 की ही बात करेंगे, नॉर्मल जो होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन 16 की, ना कि 17 वगैरह, ठीक है। 17 और 18 की नहीं करेंगे। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो हम कार्बन 12 की करेंगे। हम अंडरस्टूड है ये, हम कभी भी कार्बन 14 या 16, 18 या 17 को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे बात हो रही है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करने की। हाइड्रोजन नाभिक में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर ही बराबर होता है किस चीज के? प्रोटॉन के, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है? अगर हम प्रोटॉन की संख्या देखें, 1 है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ओके। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अभी बात की है, इन्होंने किस चीज की थी? नाभिक की। गैलीलियो ने किस चीज की थी? दूरदर्शी। इसके अलावा जेम्स वाट ने किस चीज की थी? वाट इंजन, सॉरी भाप इंजन की, है ना। आपको ये याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है, भाप इंजन की खोज की थी। इसके बाद अगर हम अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करें तो नाभिक की ऑलरेडी हमने बता दिया है। इसके अलावा और एक और चीज आपको याद रखनी है, नाभिक तो आपको याद रखना ही है, अभी अभी मुझे याद आया, नाभिक तो याद रखना ही है, लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो नाइट्रोजन गैस की है, नाइट्रोजन गैस की खोज भी रदरफोर्ड के द्वारा ही की गई थी। लेकिन ये वाले कौन से रदरफोर्ड थे? ये वाले, ये वाले रदरफोर्ड थे डेनियल रदरफोर्ड। ओके, डेनियल रदरफोर्ड, ठीक है ना। ये देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप साथ में अगर याद करते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। इकट्ठा याद करना, एक साथ बहुत सारा बल्क में याद करना कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर आप धीरे से याद कर लोगे कि भाई नाइट्रोजन की किसने की थी? डेनियल ने। हाइड्रोजन की किसने की थी? कैवेंडिश ने, पहले मैंने बताया। तो इस तरह से आपको जो मेन मेन तत्व है, जैसे क्लोरीन हो गया, इसके अलावा ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, तो इन सबको अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा काफी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा। गैलीलियो ने दूरदर्शी मतलब टेलीस्कोप। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋणावेश होता है, धनावेश होता है, या दो ऋणावेश या दो धनावेश होता है? क्या होता है? एक यूनिट ऋणावेश। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक समान है मतलब कि आवर्त सारणी में उनका स्थान समान है।
अगर आवर्त सारणी में स्थान समान है मतलब क्या हो गया वो सम स्थानिक। स्थान समान है कहाँ पर? आवर्त सारणी में। ऐसे ही याद करना है आपको कि जब भी समस्थानिक की बात हो मतलब स्थान समान है। और आवर्त सारणी किस चीज पर डिपेंड है? हमारे परमाणु क्रमांक पर। मतलब कि परमाणु क्रमांक समान होंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सम स्थान है, क्योंकि वो एक ही स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में, अणु में, परमाणु में या फिर यौगिक में? हम सभी जानते हैं समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं? तत्व में। है ना? जैसे आपने देखा कार्बन 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है, 17 होता है ना? ये सभी कार्बन के अब वो होते हैं, समस्थानिक हैं। और भी होते हैं, 18 भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें टिक कर दीजिए। कर दिया है। अगला क्वेश्चन, एक भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं, जब कोई भी चीज टूटती है तो हम उसे विखंडन से जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखना है। किस चीज के बारे में? कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं एटॉमिक बॉम्ब के बारे में। एटॉमिक बॉम्ब में आपको ये याद रखना है, जब एक न्यूट्रॉन टूटता है तो एक न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन बनेंगे? 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको याद रखना है। और जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था वो किसने बनाया था? ओपनहीमर ने। ठीक है, याद रखना है। द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय संलयन या रेडियो एक्टिव विघटन? सही आंसर यहाँ पर क्या है? नाभिकीय विखंडन होता है, इसे हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, हल्के नाविकों ने मिलकर क्या किया? एक भारी नाविक का निर्माण किया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन से भी रिलेटेड कुछ आपको याद रखना है, जिसमें आप सबसे पहले आता है सन या स्टार। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन आता है कि तारों में कितने हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो लोग बाग जल्दबाजी में 2 लगा देते हैं कि 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। पर आपको याद रखना है कि 2 नहीं, 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं सूर्य में या तारों में। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा नाभिकीय संलयन के बेस पर आपको एक और चीज याद रखनी है कि हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब किसने बनाया था? जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और एक हाइड्रोजन बॉम्ब किसके बराबर होता है? 1000 परमाणु बॉम्ब के बराबर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओके। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? हेनरी ने। और इसकी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? आइंस्टाइन ने, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? देखिए, रेडियो सक्रिय जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे 82 के ऊपर अगर आप मानो, एटॉमिक नंबर है ये, एटॉमिक नंबर ये किस चीज का है? लेड का। इसके ऊपर जितने भी एटॉमिक नंबर वाले तत्व होते हैं वो सभी होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जितने भी होते हैं वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कण उत्सर्जित करते हैं। कौन से? रेडियो एक्टिव कण। रेडियो एक्टिव कण उत्सर्जन क्यों करते हैं? स्थायी होने के लिए। किसके लिए? स्थायी होने के लिए। और आखिरी इनका तत्व क्या होता है? देखो, ये क्वेश्चन आता है कि जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो अंततः किस तत्व में परिवर्तित होने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो तब तक अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा विभिन्न रेडियो एक्टिव विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जब तक कि वो अपना परमाणु क्रमांक 82 नहीं कर देते। है ना, याद रखना है। तो 82 करने के बाद कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो वह रेडियो एक्टिव विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 82, ठीक है, लेड के बराबर 82 तक आने के लिए अल्फा, बीटा, गामा विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। अगला, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? बीटा, गामा, एक्सरे या अल्फा किरण।
सही आंसर क्या है? गामा। और ये किस चीज में उपयोग में लाया जाता है? कैंसर थेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और भी कई होते हैं, जैसे आप आयोडीन को पढ़ते हो, 131 थायराइड में करते हैं आप इस्तेमाल। इसके अलावा आप फास्फोरस को पढ़ते हो, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, फास्फोरस 32, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये सभी अलग अलग चीजें हैं जिनका कि हम इस्तेमाल करते हैं बीमारियों को सही करने में। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक क्या होता है आपको ये बताना है। थोरियम क्या होता है? थोरियम ईंधन होता है। हाल ही में इंडिया ने थोरियम बेस्ड ईंधन बनाया है। ठीक है ना? ये जो सॉरी, थोरियम बेस्ड नाभिकीय रिएक्टर बनाना है। अब देखो, थोरियम बेस्ड नाभिकीय रिएक्टर में क्या फायदा होता है कि एक तो आप थोरियम को इस्तेमाल कर लेते हो। ठीक है, उसके अलावा जो यूरेनियम के बाद जो प्लूटोनियम मिलता है 239, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज होती है थोरियम नाभिकीय रिएक्टर में। तो और सबसे बड़ी बात, थोरियम नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा ज्यादा मिलती है। मतलब कि अगर आपने 1 किलोग्राम का इस्तेमाल किया ना, तो जो ऊर्जा आपको मिलेगी ना, वो 1 किलोग्राम से ज्यादा ऊर्जा होती है। समझ गए? ऐसा होता है, मतलब 1 किलोग्राम पदार्थ उपयोग करने के बाद ऊर्जा आपको 1 किलोग्राम पदार्थ से भी ज्यादा मिलेगी। समझ रहे हो? ये होता है। थोरियम अपेक्षाकृत कम उत्सर्जन करता है हानिकारक गैसों का, है ना? हानिकारक गैसों का कम उत्सर्जन करता है। इसलिए भी थोरियम काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब देखो, थोरियम बेस्ड जो नाभिकीय रिएक्टर है वो यूएसए में भी है, रशिया में भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे नाभिकीय रिएक्टर बनाए गए हैं थोरियम में। लेकिन इंडिया ने एक ऐसा नाभिकीय रिएक्टर बनाया है थोरियम बेस्ड, जो कि बाकी यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर की तुलना में ही है, काफी ज्यादा ऊर्जा जनरेट करता है। इसलिए इसे एक मास्टर चेंज माना जा रहा है इंडिया के द्वारा। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मंदक के लिए थोरियम नहीं। थोरियम क्या होता है? ईंधन हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, पर मंदक नहीं है। रेडियम नहीं। साधारण जल बिल्कुल नहीं। ग्रेफाइट को हम मंदक के रूप में इस्तेमाल कर, देखो मंदक का काम क्या होता है? मंदक का काम होता है अभिक्रिया को स्लो करना। इसे आप लिख लीजिए, मंदक मतलब जो अभिक्रिया स्लो करे, अभिक्रिया धीमी करे। अब ये अभिक्रिया धीमी कैसे करते हैं? देखो क्या होता है, जैसे एक नाइट्रोजन आया, है ना, इसने एक दूसरे नाइट्रोजन के साथ टक्कर की। अब ये क्या करते हैं, ये तीन नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, न्यूट्रॉन, है ना, एक न्यूट्रॉन आया। अब ये जब टक्कर करता है तो 3 न्यूट्रॉनों में चेंज हो जाता है। और जो ग्रेफाइट की लेयर हो, जो ग्रेफाइट की छड़ होती है, ग्रेफाइट क्या करती है? 2 न्यूट्रॉन को सोख लेती है ना। अब 2 न्यूट्रॉनों को सोख लिया, तो अभिक्रिया नियंत्रित रहती है, क्योंकि दो को उसने सोख लिया और अब एक ही न्यूट्रॉन बना, जो वापस आगे जाकर 3 न्यूट्रॉन में बट जाएगा, लेकिन फिर से ग्रेफाइट दो को सोख लेगा, इसलिए एक ही है। तो नाभ की अभिक्रिया नियंत्रित बनी रहती है, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु त्वरण में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, या एक्स किरणों के उत्पादन में? किस में उपयोग होता है परमाणु पाइल का? सही ऑप्शन यहाँ पर आपका है ऑप्शन सी, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। ठीक है ना, याद रखना है आपको ये, वैसे भी पता ही होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी, क्यूरी जो इकाई है मेनली रखी गई है मैडम क्यूरी के नाम पे। किसके नाम पे? मैडम क्यूरी के नाम पे रखी गई। और इसके अलावा जो क्यूरी इकाई होती है, सी आई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बड़ी होती है बैक्यूरल से, 10 की घात 4। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सही आंसर क्या है? रेडियो धर्मिता की इकाई है क्यूरी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नाभिकीय रिएक्टरों में उपयोग उत्पन्न सॉरी नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किस तरह से ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा, नियंत्रित संलयन के द्वारा, अनियंत्रित संलयन के द्वारा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा, ना कि अनियंत्रित। देखो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि नियंत्रित विखंडन से मतलब होता है जब कोई एक न्यूट्रॉन आया, ठीक है, अब ये क्या करता है, ये 3 न्यूट्रॉनों में टूट जाएगा, 3 न्यूट्रॉनों में। लेकिन इन 2 न्यूट्रॉनों को क्या करेगी, जो ग्रेफाइट की क्षण होगी, कौन सी? ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट छड़ होती है वो क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेगी। तो अवशोषित करने के बाद इस तरह से अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अब ये वाला जो है न्यूट्रॉन, ये आगे जाकर जो है 3 न्यूट्रॉनों में टूट जाएगा। लेकिन इसे वापस से ग्रेफाइट की छड़ अवशोषित कर लेगी, तो इस तरह से अभिक्रिया नियंत्रित होती है और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ओके? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O, यहाँ पर D2O है, ठीक है? D2O का प्रयोग किया जाता है। अब देखो D2O क्या होता है? D2O यहाँ पर जो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम, और ये क्या होता है? ये होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन आइसोटोप है ये। ठीक है, याद रखना है। इसका होता है 1H2 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1H1। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया किस तरह से उपयोग में लाया। आपसे पूछा गया है कि डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, या किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है। तो देखो इसका सही आंसर है कि देखो डायोड है, तो डायोड एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। पर कुछ ऐसी युक्ति होती है जो डबल डायरेक्शन मतलब बोथ डायरेक्शन में भी प्रवाहित होने देता है। बोथ डायरेक्शन और क्या होती है? सिंगल डायरेक्शन। देखो अगर हम सिंगल डायरेक्शन की बात करें तो वो तो उसके लिए तो आपने डायोड याद कर लिया, लेकिन बोथ डायरेक्शन के लिए ट्रायोड होता है ना? इसे हम ट्रायक भी बोल देते हैं कई बार। और डायोड का साइन कैसा होता है? डायोड का साइन होता है इस तरह से। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये क्या है? ये डायोड साइन है। कई बार आ जाता है इस तरह से, तो ये डायोड साइन है, आपको ये याद रखना है। तो आज के लिए इतना काफी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज
लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको इस तरह के अपडेट लगातार मिलते रहें। थैंक यू।